स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जब बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 2013 में एक ट्वीट किया था जिसमें अरविंद केजरीवाल ने अपने उस ट्वीट के जरिए ये पूछा था कि ये सारे नेता कब जेल जाएंगे। और उस ट्वीट में उन सारे नेताओं के नाम थे जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रणब मुखर्जी से लेकर तमाम अलायंस के, कांग्रेस के और जो उनकी अलायंस थी यूपीए सरकार की, उसके उनके नेताओं के नाम थे। और उन्होंने उस मजाकिया अंदाज में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो बात उठाई थी, जो बात कही थी, उस जमाने में जब यूपीए सरकार करप्शन के एलिगेशन से, करप्शन के आरोप से जूझ रही थी, वो बात सच हो गई एक तरह से कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चले गए हैं। सवाल यह है कि ईमानदार कौन है, भ्रष्ट कौन है, ये एक बड़ा ही सब्जेक्टिव टर्म है। लेकिन हम अरविंद केजरीवाल के केस की मेरिट पे उसकी हम विवेचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस केस और अरविंद केजरीवाल का जिस तरह से भारतीय राजनीति में पदार्पण हुआ, वो केस क्यों अलग है और अरविंद केजरीवाल के पास इस समय विकल्प क्या हैं। क्योंकि उनकी गिरफ्तारी ठीक उस समय हुई है जब भारत में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव हैं। तो केजरीवाल की पार्टी जो जिस तरह से उनका ड्रामेटिक एंट्री उनकी भारतीय राजनीति में हुई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से वो लड़ते हुए राजनीति में आए थे, वो भ्रष्टाचार के आरोप में खुद जेल चले गए हैं। तो उनकी पार्टी का भविष्य क्या होगा और किस तरह से ईडी, जिसके खिलाफ ये आरोप विपक्षी पार्टियां लगाती रही है कि उन्होंने ज्यादातर केसेस में उन नेताओं को अरेस्ट किया है, उनके खिलाफ चार्जेस लगाए हैं जो कि विपक्ष के हैं। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात अरविंद केजरीवाल, उनकी पॉलिटिक्स, उनके सामने ऑप्शन क्या बचे हैं उनकी। अब शुरुआत करते हैं कि अरविंद केजरीवाल का केस क्यों अलग है। अरविंद केजरीवाल का केस, जिस केस में वो अरेस्ट हुए हैं, उसके मेरिट पर बिना विवेचना किए हुए, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई है और उसके ढेर सारे निटिग्रिटी हैं। अरविंद केजरीवाल इस मामले में अलग क्यों हैं? क्योंकि पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, जो कि अपने पद पर है, उसको अरेस्ट किया गया है। हेमंत सोरेन का केस इसलिए अलग था क्योंकि अरेस्ट होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया है भारतीय राजनीति में। दूसरा उनका मामला इसलिए भी अलग है क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से उपजे हुए नेता, यानी कि जब अन्ना हजारे का मूवमेंट शुरू हुआ था, जिस तरह से यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ उस आंदोलन से निकले हुए नेता अरविंद केजरीवाल हैं। और उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को आवाज देते हुए अपने पार्टी की शुरुआत की थी, आम आदमी पार्टी की, और वो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। तो इस तरह से भी वो दूसरे मामलों से अलग हैं भारतीय राजनीति में। तीसरा उनका जो केस इसलिए भी अलग है कि उनकी पार्टी के इस समय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि उस पॉलिटिकल पार्टी के जो सबसे प्रमुख नेता हैं वो सारे जेल में हों। अगर आप उदाहरण आरजेडी का ले लें, या फिर आप एनसीपी का ले लें, या फिर टीएमसी का ले लें, या उद्धव ठाकरे की पार्टी का ले लें, उनके पार्टी का सबसे जो सारे प्रमुख नेता हैं वो इस समय जेल में नहीं हैं, जो आम आदमी पार्टी के साथ हुआ। यानी आम आदमी की पार्टी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो जो उसके सबसे प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल, वो उन्हें अरेस्ट हो गए हैं, जेल में हैं। इसके अलावा मनीष सिसोदिया, जो उनके दूसरे प्रमुख नेता थे, वो जेल में हैं। सत्येंद्र जैन, इसके अलावा संजय सिंह, यानी कि 4 प्रमुख नेता एक पार्टी के इस समय जेल में हैं और भ्रष्टाचार के आरोप के मुद्दे पर जेल में हैं। दूसरी किसी भी पार्टी में उनके प्रमुख, अगर लालू यादव जेल में थे तो तेजस्वी यादव और उनकी जो बाकी सल्तनत थी उस पार्टी का बीड़ा उठा रही थी। दूसरी किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं हुआ कि सर्वे सर्वा से लेकर उनके सारे प्रमुख नेता उनको जेल में डाल दिया गया हो भ्रष्टाचार के आरोप में। एक और उनके उनको बाकी मामलों से अलग करता है कि उनकी गिरफ्तारी एक ऐसे समय में हुई है जब भारत में लोकसभा का चुनाव, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है और चुनाव की घोषणा होने के बाद ठीक चुनाव से पहले गिरफ्तारी हुई है एक चीफ मिनिस्टर की। तो इसलिए भी उनका केस बाकी नेताओं से अलग है। लेकिन अब बात करते हैं, थोड़े से उदाहरण के साथ हम बात करते हैं कि अगर आप देखें कि 2014 के बाद 2014 और अभी 2022, अगर इन सालों के
दरमियान 2014 के बाद के देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में सत्ता में आते हैं, उसके बाद से ईडी ने किस तरह से कितने नेताओं को गिरफ्तार किया है भ्रष्टाचार के आरोप में। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने 2014 से 2022 के बीच में जिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है, उसमें से 121 नेता हैं टोटल, जिसमें से 115 जो नेता हैं वो अपोजिशन यानी कि विपक्षी खेमे के हैं। यानी कि 95% नेताओं के खिलाफ ईडी ने जो कार्रवाई की है वो विपक्ष से ताल्लुकात रखते हैं। अगर उसके बाद 2022 के बाद अगर हम 4 केसेस को और जोड़ लें, जिसमें कि मनीष सिसोदिया जो 2023 में जिन्हें अरेस्ट किया गया, हेमंत सोरेन जिन्हें 2024 में अरेस्ट किया गया, और इसके अलावा के कविता जिन्हें अभी अरेस्ट किया गया है थोड़े दिन पहले ही, और अरविंद केजरीवाल, तो अगर 4 केसेस को भी जोड़ दिया जाए तो 125 केसेस में 119 जो केसेस हैं वो विपक्ष के नेताओं के हैं। अगर उसको आंकड़ों में देखें तो ईडी ने जो 2014 से 2022 और 2024 के बीच में जो कार्रवाई की है, उसमें कांग्रेस के 24 नेता हैं, टीएमसी के 19 नेता हैं, एनसीपी के 11 नेता हैं, शिवसेना के 8 नेता हैं। इस तरह से वो पूरी लिस्ट है। और ख़ास करके आप देखें कि उसी समय में जब शिवसेना के जिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, एनसीपी के जिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, उन सारे नेताओं ने पाला बदलकर अलग पार्टी बना ली और एनसीपी का एक ग्रुप बीजेपी के साथ अलायंस में महाराष्ट्र में सत्ता में आ गया। अगर उस यार्डस्टिक पे बीजेपी के नेताओं को देखें, जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा, जब उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी ने केस रजिस्टर किया, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की 2014 और 2015 में, उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा वहां से पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए और इस समय आसाम के मुख्यमंत्री हैं। उसी तरह से अगर आप देखें कि शुभेंदु अधिकारी जो कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ जिस तरह से केस जब ईडी ने शुरुआत की भ्रष्टाचार के मामले में, इसके अलावा जो मुकुल रॉय जो कि टीएमसी से बीजेपी में आए थे, उनके खिलाफ जब भ्रष्टाचार के मामले में केस ईडी ने कार्रवाई शुरू की, तो वो सब वो केसेस बीजेपी में आने के बाद उन केसेस पे क्या प्रोग्रेस हुआ वो किसी को नहीं पता। और जब फिर मुकुल रॉय बीजेपी से टीएमसी में गए तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। उसी तरह से देखें कि वाईएस चौधरी जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, उनके खिलाफ जब 2019 में ईडी ने कार्रवाई शुरू की तो थोड़े दिन के बाद ही वो बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद फिर उनके खिलाफ कार्रवाई एक तरह से बंद हो गई। ये सारे कुछ उदाहरण ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से ईडी का जो निशाना है वो भ्रष्टाचार के मामले में जो विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ ज़्यादा ईडी कार्रवाई कर रही है बनिस्बत की जो सत्ता पक्ष या रूलिंग पार्टी के नेता हैं। और इसलिए विपक्ष ये बार बार कहता है कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो एक तरह से वॉशिंग मशीन के रूप में काम करती है कि उसमें से कोई नेता अगर बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो धुल जाता है और फिर उसके खिलाफ ईडी सीबीआई के केसेस बंद हो जाते हैं। अब दूसरा जो सवाल आता है कि अरविंद केजरीवाल जो आप पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, मुखिया हैं, जिनका कि एक ड्रामेटिक अंदाज में भारतीय राजनीति में पदार्पण हुआ, वो पदार्पण होने के बाद सबसे पहला जो 2013 का चुनाव वो लड़े, उसमें उन्हें सफलता दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरे और उसके बाद फिर वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ने चले गए। फिर जो अगला असेंबली पोल होता है उसमें दिल्ली में वो सत्ता की गद्दी पर काबिज होते हैं, शीला दीक्षित को धाराशायी करते हुए कांग्रेस का एक तरह से सूपड़ा साफ हो जाता है। और पिछले 10 सालों में दिल्ली की सत्ता पर अरविंद केजरीवाल विराजमान है। न केवल दिल्ली बल्कि उन्होंने अपने फुटप्रिंट का विस्तार पंजाब में किया। पंजाब में आपकी सरकार है, भगवंत मान उसके मुख्यमंत्री हैं। तो अब ये सवाल है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद आपका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि आपकी जो पूरी टॉप लीडरशिप है वो अब जेल में है। अब जो आपकी जो सेकेंड लाइन की जो लीडरशिप है, जिसमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज जैसे नेता हैं, राघव चड्ढा जैसे नेता हैं, क्या वो आपको उस डायरेक्शन में आगे ले जाएंगे, या फिर जो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी बार बार ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए वो वहाँ से दिल्ली की सत्ता चलाएंगे, क्या ये इतना आसान है, या फिर इसकी जो पॉलिटिक्स है, इसके जो पॉलिटिकल डायमेंशन है वो अरविंद केजरीवाल को ये करने की अनुमति देगा और ये क्या अरविंद केजरीवाल को सूट करेगा। तो अरविंद केजरीवाल के पास जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है जो आप पार्टी कह रही है कि वो जेल में रहते हुए वहाँ से दिल्ली की सत्ता चलाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि वैसी स्थिति में
क्या बीजेपी जो एक इस नैरेटिव को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतर पड़ी है कि भ्रष्टाचार के आरोप में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले सबसे बड़े नेता उस आंदोलन से निकले, वो भ्रष्टाचार के आंदोलन में और उस आरोप में जेल में चले गए, वो उन्हें इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए? और क्या फिर उस नैतिकता का पैमाना उनके ऊपर लागू नहीं होगा कि आप भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं और वहां से आप दिल्ली की सत्ता चला रहे हैं? और फिर क्या बीजेपी फिर उस तरह के ऑप्शन या फिर एलजी जो दिल्ली की सत्ता या दिल्ली की जो सरकार है, जो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पे एलजी का रोल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वैसी स्थिति में एलजी अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए क्या यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश नहीं करेंगे? क्योंकि एक मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप में जो गिरफ्तार हुआ, वो अगर वहाँ से अपनी सत्ता चला रहा है तो वैसी स्थिति में एलजी इसकी इजाज़त नहीं देंगे। और शायद वैसी स्थिति में एलजी राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं, केंद्र के अधीन वो एडमिनिस्ट्रेशन जा सकता है, क्योंकि ये सूट पॉलिटिकली बीजेपी को भी करता है। क्योंकि आप देखें कि सिर्फ मामला लोकसभा चुनाव का नहीं है, 7 सीटों का नहीं है। बीजेपी की जो बेचैनी है वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो अगले 6 महीने के अंदर होने वाला है, यानी कि फरवरी में अरविंद केजरीवाल और आप और दिल्ली का जो टर्म है वो पूरा हो रहा है। पिछले 10 सालों से बीजेपी दिल्ली में सत्ता से बाहर है। उससे पहले वो शीला दीक्षित की सरकार रहते हुए सत्ता से बाहर थी, यानी कि साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज के बाद के ज़माने से बीजेपी दिल्ली में सत्ता से बाहर है। और एक ऐसे समय में जब पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, उनकी जिस तरह से वो उनकी पॉपुलैरिटी का डंका म्युनिसिपल पोल से लेकर लोकसभा चुनाव में बज रहा है, वहाँ पर ठीक सत्ता के केंद्र के नीचे दिल्ली जैसे एक इलाके में जो कि न केवल डिप्लोमेटिक लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर पूरी दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र की सरकार बैठती है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी के हाथ में नहीं है। और 10 सालों की बात छोड़ दें, दिल्ली की सत्ता से दूर होने के अलावा जो बीजेपी के पास बचा खुचा एमसीडी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो भी पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने झटक लिया। यानी कि दिल्ली में बीजेपी के पास लोकसभा में सीटों के अलावा दिल्ली की विधानसभा और एमसीडी उसके हाथ से दूर हो गई है। वैसी स्थिति में बीजेपी को ये सूट करता है पॉलिटिकली कि किस तरह से वो दिल्ली की सत्ता में वापसी करे। और ये अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरह से वो बीजेपी को रोक पाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी के सारे प्रमुख नेता इस समय जेल में हैं और करप्शन का जो नैरेटिव है उस मामले में अगर वो जेल में उन्हें राहत नहीं मिलती है अपने उस अरेस्ट से, तो वैसी स्थिति में उनके लिए उस नैरेटिव को आगे चला पाना बहुत मुश्किल होगा। और साथ ही उससे भी बड़ा फैक्टर ये है कि आप पार्टी में जो सबसे बड़े ग्लू हैं, यानी कि जिससे कि सारे नेता बंधे हुए हैं, वो केजरीवाल हैं। केजरीवाल का ग्लू अगर कमज़ोर पड़ेगा तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपने उस ऑपरेशन लोटस को दिल्ली में भी इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि जो दूसरी और तीसरी कतार के नेता हैं आपके, वो उस ग्लू को एकजुट नहीं रख पाएंगे और वैसी स्थिति में ऑपरेशन लोटस दिल्ली में भी कामयाब हो सकता है। ये सारी चुनौतियां अरविंद केजरीवाल के सामने हैं जो आने वाले दिनों में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो ये माना जाता है कि किस तरह से 50% से ज़्यादा बीजेपी का वोट शेयर पिछले चुनाव में भी रहा है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में सफलता अच्छे ढंग से पा सकती है, लेकिन असली चुनौती विधानसभा चुनाव की है। विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल बीजेपी के चैलेंज को कैसे उसका मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि वो जेल में रहते हुए बहुत दिनों तक सत्ता नहीं चला सकते। क्योंकि अगर पिछले कुछ उदाहरणों को देखें, जिस तरह से मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन को इस्तीफा देना पड़ा था गिरफ्तारी के बाद, जिस तरह से तमिलनाडु के एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, हाईकोर्ट ने ये पूछा था कि भाई 200 दिनों तक ये व्यक्ति क्यों मंत्री रह गया जब वो अरेस्ट हो चुका है। तो वैसे स्थिति में मोरली अरविंद केजरीवाल के लिए सही नहीं होगा कि जेल में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए वो दिल्ली का सत्ता चलाएं। उन्हें आतिशी या किसी को वो कमान देनी पड़ेगी। लेकिन उससे भी बड़ा ये सवाल है कि वो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चैलेंज से, बीजेपी के इस आक्रमण से कैसे निपटेंगे। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।